वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर विद्युत धारा के भारतीय भवन का जो प्रकाशन है उसमें दिए हुए जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे सभी के सभी को सॉल्व किए थे हम लोगों ने। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से ही देखते हैं। मैंने ऑलरेडी सभी क्वेश्चन के आंसर लिख के रखे हुए हैं, मैं आप लोग को सिर्फ बता दूंगा। ठीक है, उसको समझाने का काम करूंगा, आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। विद्युत विभव बेसिकली यहाँ पर आप लोग को विद्युत विभव का परिभाषा ही देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर प्रति इकाई आवेश पर कार्य की मात्रा को कहते हैं। या फिर बेसिकली जैसा आप लोगों ने नोट्स में पढ़ा था, जिसे मैंने पढ़ाया था आप लोग को, कि जब हम किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव। यानी कि डेफिनेशन कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हो, किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। कुछ इस तरह से आप लोग परिभाषा इसका दे सकते हो। ठीक है, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, ये भी लिख देना, ताकि इससे क्या होगा, थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा क्वेश्चन का और मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं आप लोग को। ठीक है, सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा विभवांतर तथा प्रतिरोध की परिभाषा दे, इसके ऐसा ही मात्रक को लिखे। तो विद्युत धारा क्या होता है, किसी चालक में प्रति इकांक समय में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत धारा बोलेंगे, यानी कि उसका एम्पियर बोलेंगे, विद्युत धारा ही बोलेंगे। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, अब चलते हैं विभवांतर के पास। और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक पहले आप लोग को पता है, वोल्ट होता है। और विभव का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर हम लोग किसे कहेंगे, किसी इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक, इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट। प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक की विद्युत धारा जो किसी चालक की विद्युत धारा का विरोध करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है, जिसको ओमेगा से हम लोग सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी तार का प्रतिरोध एक है, इस कथन का अर्थ क्या है। अब देखो, प्रतिरोध एक है यानी आर अगर एक है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि किसी तार का चालक का प्रतिरोध 1 ओम है, यानी कि उस चालक पर 1 वोल्ट विभवांतर के लिए 1 एम्पियर धारा प्रभावित होती है। ये सारा जो डेफिनेशन है ये ओम के नियम द्वारा बना हुआ है। ठीक है, एक ओम प्रतिरोध होने का मतलब ये है कि उस चालक में कितना 1 वोल्ट विभवांतर होगा और 1 एम्पियर धारा प्रभावित होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है। एक चालक है, उन दोनों के बीच में विभवांतर हम लोग कैसे बनाए रख सकते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए एक स्थिर स्रोत जैसे कि बैटरी या पावर सप्लाई का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि हम उसमें करंट फ्लो करने के लिए कोई भी एक सोर्स दे देंगे जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उसमें मिलता रहे, जिससे क्या होगा, विभवांतर बना हुआ रहेगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन हमारा ये है कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। ये वाला जो क्वेश्चन था ये ऊपर भी था, और देखो भारतीय भवन में क्या है, संकेत ऐसे दिया हुआ था। अब संकेत जो है इसी को आप आंसर मान सकते हो। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली प्रति एकांक समय में प्रभावित होने वाली आवेश का परिमाण है। ये विद्युत धारा की प्रबलता का परिभाषा है। आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली प्रति एकांक समय में प्रभावित होने वाले आवेश का परिमाण विद्युत धारा की प्रबलता कहलाता है। ठीक है, बेस्ट यही रहेगा, यही लिख देना आप लोग। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था उसमें मैंने इससे शॉर्ट परिभाषा आप लोग को बताया था, आप जाकर के वो वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन ये है कि विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक को भी लिखना है। ठीक है, अब देखो विद्युत धारा क्या है, विद्युत वह धारा है जो एक चालक के माध्यम से प्रभावित होती है। इसका समीकरण क्या होता है, I = QT, जहां Q जो है आवेश होता है, T समय होता है, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ओम के नियम में चालक का ताप अचर क्यों होता है। देखो अचर इसलिए होता है ना, अगर नॉर्मली अगर अचर भी नहीं रहेगा तो यार ओम का नियम काम भी नहीं करेगा। अच्छा देखो इसलिए रहता है कि अगर हम टेम्परेचर को एक फिक्स्ड नहीं रखेंगे, अगर टेम्परेचर बदलता रहेगा ना तो जो प्रतिरोध होगा वो भी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, जितना अधिक हमारा टेम्परेचर होगा, जितना अधिक टेम्परेचर होगा प्रतिरोध उस समय में घटता चला जाएगा। तो इस तरह से प्रतिरोध वगैरह में जो होगा बदलाव आएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ओम का जो नियम होता है उसको सत्यापन करने के लिए हम जो उसका चालक होता है उसका ताप को हम अचर कर देते हैं, यानी कि फिक्स्ड कर देते हैं।
उसको जैसा जितना तापमान पे रखा गया है उतना तापमान पे रखते हैं, तापमान को बदलते नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ओम के नियम को लिखकर इसकी व्याख्या करना है। देखो ओम का नियम क्या होता है, इसको हमें लिखना है। ठीक है, ओम का नियम कहता है कि किसी चालक में विद्युत धारा उस पर लागू विभवांतर के समानुपाती होता है और प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे V इज इक्वल टू आई आर के रूप में लिखा जाता है। V इज इक्वल टू आई आर आप लिख सकते हो, इंटू आर लिखने की जरूरत नहीं है, V इज इक्वल टू आई आर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जुड़ा कब कहते हैं। देखो किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जुड़ा कब कहते हैं। यदि प्रतिरोधकों को एक परिपथ में इस प्रकार जोड़ा जाए कि धारा एक प्रतिरोधक से दूसरे में प्रभावित होती है तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऐसा कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इमेज को इंपोर्ट किया है। अब देखो ये जो इमेज है ये पूरा क्लियर तो नहीं है, लेकिन मैं उसको समझा देता हूँ में। जैसे कि यहाँ पर एक हमारा प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, R लगा हुआ है। सेम ऐसा ही प्रतिरोध मान लो मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ, एक प्रतिरोध मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ, एक प्रतिरोध यहाँ पर भी लगाता हूँ। जब इससे करंट फ्लो होगा, जैसे इससे धारा प्रभावित होगी, ठीक है, इधर से धारा प्रभावित होगी एमीटर से होते हुए, इस प्रतिरोध से गुजरेगी, इस प्रतिरोध से जैसे बाहर निकलेगी, फिर दूसरा वाला जो यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ उसमें जाएगी, उससे अगर गुजर के फिर दूसरे में जाएगी, यानी कि एक सीक्वेंस में जैसे लगा होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम। लेकिन समांतर क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम में जैसे इस तार से निकला तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होगा, उसके लिए दूसरा तार में जाना पड़ेगा। जैसे ये वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर भी समांतर क्रम में लगा होता है, तो इसको क्या होगा, दूसरे तार में जाना होगा, उसके बाद उसमें धारा प्रभावित होगी, तो उसको बोलेंगे समांतर क्रम। लेकिन जो श्रेणी क्रम होगा वो क्या होगा, एक के बाद जैसे इससे धारा निकली तो दूसरे वाले में तो धारा प्रवेश करेगी और उससे निकलेगी तो अगले वाले में प्रवेश करेगी। ठीक है, इस तरह से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जुड़ा कब कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया उसको कब कहेंगे, यदि प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि हर प्रतिरोधकों में अलग अलग धारा प्रभावित होती है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पार्श्व क्रम बोलेंगे। ठीक है, यानी कि समांतर क्रम बोलेंगे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है। प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है। ठीक है, प्रतिरोध की उत्पत्ति धातु के आंतर कणों यानी एटम्स और उनके बीच के इलेक्ट्रॉनिक टकराव से होती है जो धारा के प्रभाव को अवरोधित करती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को प्रतिरोध बोलते हैं। इसीलिए हमारा जो प्रतिरोध होता है ये बनता है, उत्पन्न होता है। एक्चुअल में होता क्या है, जो करंट होता है वो किससे होगी प्रभावित, किसी भी वस्तु से ही प्रभावित होगी। अब एक्चुअल में करंट हमारा पैदा कैसे होता है, जो वस्तु है उसके अंदर जो एटम्स हैं, उन एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब उसमें करंट फ्लो किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है। वो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसी के मूव करने से, ज्यादा मूव करने से जो होता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, वो जब किसी से टकराता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो टकराव होता है तो उसी से हमारा क्या होता है, प्रतिरोध भी उत्पन्न होता है। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रतिरोधकों का समूहकरण क्या है, विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करें। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रतिरोधकों का समूहकरण श्रेणी क्रम या समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में किया जा सकता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध यानी कि जो RS होता है समतुल्य प्रतिरोध, वो उपस्थित जितने भी प्रतिरोध होंगे उनका योग होगा, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN तक चला जाएगा। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ प्रतिरोध उसमें लगे होंगे, जितना भी प्रतिरोध लगा होगा सभी का योग। और पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध जो होता है यानी समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो होता है 1/R इज इक्वल टू क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RN तक जाता है। यानी कि जितना भी होगा प्रतिरोध वो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा 1/R1 1/R2 1/R3 इसे प्लस में होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है कि एमीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग बताए। एमीटर का वो उपयोग हमारा होता है धारा मापने के लिए और वोल्ट मीटर का काम होता है विभवांतर मापने के लिए। ठीक है, अब देखो किलोवाट घंटा जो है इनका, किलोवाट घंटा क्या है इनका मान लिखना है बस। तो विद्युत ऊर्जा की माप की इकाई है किलोवाट घंटा, ये इसको हम व्यावसायिक इकाई बोल सकते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा होता है 1000 वाट घंटे के बराबर और 3.6 मिलियन जूल के बराबर होता है। ठीक है,
इसको अगर समीकरण रूप में अगर आप लिखना चाहो, समीकरण रूप में आप लिख सकते हो कि ये जो 1 किलोवाट घंटा होता है वो होता है 1.3 इंटू 10 पे पावर 6 जूल का, ठीक है। तो 10 पे पावर 6 जूल का, आप इस तरह से इसको समीकरण लिख सकते हो। एक यूनिट होता है 1 बीओटी के बराबर, और 1 बीओटी यूनिट होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर, और वो होता है 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या होगा, किसी चालक की विद्युत धारा के प्रभाव का जो विरोध करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध कहेंगे, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकों का संयोजन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिरोधकों का संयोजन कौन है, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का गणना जोड़ी जाती है, जबकि पार्श्व क्रम में गणना उल्टे जोड़ते हैं, ठीक है। अब विद्युत बल्ब जो है उसका बोल रहे हैं नामांकित चित्र बनाने के लिए, यानी चित्र बना करके उसका नाम को दर्शाने के लिए, तो हम लोग कुछ इस तरह से उसका चित्र बना सकते हैं और इसका नाम कुछ इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। उसके बाद यहाँ पर संकेत में भारतीय वन में खुद दिया हुआ है, पूरा डिटेल बताया गया है। नॉर्मली निष्क्रिय गैस इसलिए भरते हैं ताकि फिलामेंट जो उसमें लगा होता है टंगस्टन का वो ना टूटे, ठीक है। उसमें उसके अंदर का वायु हटा करके उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी निष्क्रिय गैस होते हैं वो सब हम डाल सकते हैं, जैसे कि आर्गन डाल सकते हैं, नाइट्रोजन डाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि समान पदार्थ और समान लंबाई के तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किस में विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रभावित होगी, जबकि उनमें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। इसका कारण भी बताएं। देखो सबसे ज्यादा जो होगा वो मोटे तार में होगा, क्यों, क्योंकि मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, इसीलिए उसमें धारा अधिक प्रभावित होगी। 20 नंबर का क्वेश्चन ये है कि यदि किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तो उस अवयव से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका आपको यहाँ पर संकेत में नॉर्मली डिटेल दे दिया जाता है। देखो भारतीय वन का है क्या, वो संकेत जो देता है ना, यूं समझो कि वो आंसर ही होता है। तो इसका आंसर मैंने क्या दिया है वो आप देख लो कि यदि प्रतिरोध नियत रहता है तो विभवांतर को आधा करने पर धारा भी क्या होगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होने पर उसमें उष्मा क्यों उत्पन्न होती है। विद्युत धारा प्रभावित होने पर चालक में टकराव के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव किन कारणों पर निर्भर करती है, किन किन फैक्टर्स पे निर्भर करती है, किन किन फैक्टर पे। उष्मीय प्रभाव धारा की प्रबलता, प्रतिरोध और समय पर निर्भर करती है, ठीक है। किसी चालक से प्रभावित धारा के कारण उत्पन्न उष्मा संबंधी जूल के नियम क्या है। जूल का नियम क्या है, तो जूल का नियम कहता है कि विद्युत धारा प्रभावित होने पर उत्पन्न उष्मा यानी H = I² RT के बराबर होती है। ये सूत्र भी याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनेंगे। जहां I धारा होती है, R प्रतिरोध और T समय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत तापन युक्तियों के मूल सिद्धांत क्या है, ठीक है। इसका मूल सिद्धांत क्या होगा, विद्युत तापन युक्तियों धारा के प्रभाव से गर्म होती है और तापन अवयव में प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक, और गलनांक भी उच्च होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत तापन युक्तियों जैसे कि ब्रेड टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापमान अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, अथवा विद्युत तापन उपकरणों में निक्रोम यानी नाइक्रोम के तार का व्यवहार क्यों किया जाता है। देखो बेसिकली ये इसलिए किया जाता है ताकि देखो जो मिश्र धातु होता है ना उसमें ना कम धारा प्रभावित होती है। कम धारा प्रभावित होने का मतलब है कि उसकी प्रतिरोधकता जो होगी वो अधिक होगी और उसका गलनांक भी जो होता है वो अधिक होता है और वो मजबूत होता है। तो अगर उसको ज्यादा भी गर्म किया जाए तो वो जल्दी पिघलता नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम उसका उपयोग करते हैं। उसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, उसकी गलनांक भी बहुत ज्यादा उच्च होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी विद्युत हीटर के परिपथ में जुड़ा चालक तार क्यों उत्पत्त नहीं होता जबकि उसका तापन अवयव उत्पत्त हो जाता है। किसी विद्युत हीटर के परिपथ में जुड़ा चालक तार क्यों उत्पत्त नहीं होता, तो इसका आंसर होगा हीटर के तार का ताप उत्पत्त नहीं होता क्योंकि उसमें प्रतिरोध कम होता है। अरे यार उत्पत्त मतलब हुआ कि पिघलता क्यों नहीं, जबकि ताप अवयव की प्रतिरोध से अधिक भी होता है।
इसलिए इसका नहीं होता है, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारा जो घर में लगा हुआ सामान है या फिर जो भी उपकरण हम विद्युत परिपथ में जोड़े हुए हैं वो जलने से बचाया जा सके उसको। ठीक है, फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं? फ्यूज की क्षमता से उसकी धारा सहन करने की अधिकतम सीमा समझते हैं हम लोग, वो दर्शाता है। ठीक है, यदि एक एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसको कुंडली के जल जाने का खतरा होता है, क्यों? यदि एक एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी कुंडली को जल जाने की खतरा होती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा कि एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी अधिक धारा प्रभावित हो सकती है, जिससे कुंडली क्या होता है? जलने का खतरा बना रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, यानी कि ये लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन ये है कि 2 वोल्ट के 4 सेलों से बनी एक बैटरी 5 ओम, 8 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधकों और एक दाब कुंजी से श्रेणी क्रम में जुड़ी है। इसका प्रतिरोध आरेख खींचे। अब देखो इसका प्रतिरोध आरेख किस तरह से हम लोग खींचेंगे वो देखते हैं। चलिए हम इसको यहाँ समझते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या था कि एक 2 वोल्ट के 4 सेल थे, 2 वोल्ट के 4 सेल थे। इसका क्या मतलब है? देखो मैं यहाँ पर एक वोल्ट बनाता हूँ, 2 वोल्ट के 4 सेल बनाता हूँ। सेल क्या होता है? यार ये क्या हो रहा है? एक मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। चलिए हम सेल बनाते हैं। सेल किस तरह से होता है? सेल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, सेल ये हुआ सेल, यानी कि ये प्लस साइड हुआ, ये पॉजिटिव साइड हुआ और ये निगेटिव साइड हुआ। ठीक है, बड़ा वाला पॉजिटिव साइड होता है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हमें 4 सेल बनाना है, तो मैं यहाँ पर 4 सेल बनाता हूँ। ये 2 सेल हुआ, अब यहाँ पर एक और, ये 3 सेल हुआ और यहाँ पर एक और, ये हो गया हमारा 4 सेल। ठीक है, ये हुआ माइनस। अब हम क्या करेंगे? ये जितना भी है ना, प्रत्येक जो है ये 2-2 वोल्ट का है। हर एक सेल 2-2 वोल्ट का है, तो टोटल हमारे पास कितना है? 8 वोल्ट है। ठीक है, 8 वोल्ट है। अब हम इसको क्या करेंगे? इसमें हमारा क्या है? 5 ओम, 8 ओम और 10 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है, एक दाब कुंजी है और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। तो यानी कि यहाँ से एक वायर निकलेगा जहां पर एक कुंजी लगा हुआ है, यानी कि एक बटन लगा हुआ है। ठीक है, इसको एक बटन लेते हैं एंड इसको यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये एक बटन है। ठीक है, बनाने का मैंने कोशिश किया लेकिन सीधा नहीं बना है, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे आप लोग बना लेना स्केल वगैरह का यूज करके। ठीक है, अब ऊपर आते हैं। ऊपर में हमें कुछ प्रतिरोध लगाने हैं जिसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम मतलब एक ही तार में जोड़ देंगे उसको। ठीक है, तो कौन कौन है? 5 ओम, 8 ओम और 10 ओम। 3 ठो प्रतिरोध बनाना है। एक प्रतिरोध ये हुआ पहला प्रतिरोध, ये पहला प्रतिरोध हुआ, एंड आगे ये दूसरा प्रतिरोध, एंड आगे ये वाला हो गया तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, ये हो गया तीसरा प्रतिरोध। पहला प्रतिरोध हमारा था 5 ओम का, दूसरा कितना का था? दूसरा था हमारा 8 ओम का, एंड तीसरा था हमारा कितना? 10 ओम का। तो इस तरह से आप उसका आरेख यानी कि चित्र जो है बना सकते हैं। ठीक, आप इस तरह से उसका चित्र इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। एंड यहाँ पर आप लोग लिख लेना प्रत्येक, मैं लिख कर ही आप लोग को दिखाता हूँ। उसको यहाँ पर लिख देना प्रत्येक अरे क्या लिखा रहा है? अच्छा, वहां आप प्रत्येक लिख देना, वो प्रतीक लिखा गया। प्रत्येक 2 वोल्ट, ऐसे इस तरह से लिख देना। ठीक है, 2 वोल्ट लिखना। ठीक, प्रत्येक यहाँ पर जो है प्रत्येक लिखना, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। ओके, प्रत्येक 2 वोल्ट यहाँ पर बैटरी लिख देना, यहाँ पर कुंजी दर्शा देना, एंड यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर देना, तो ये आपका काम हो जाएगा। एंड ये एक सेकेंड, हमारा कौन सा क्वेश्चन था? कौन सा किधर गया क्वेश्चन? 30 नंबर का क्वेश्चन था ना? हाँ, 30 नंबर का क्वेश्चन था। आरेख हमें खींचना है, बस आरेख खींचना है ना। तो इस तरह से हम लोग श्रेणी क्रम में जुड़ी है तो इसका परिपथ आरेख खींचे। बस आपको चित्र बनाना है और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जब ए नंबर दे करके एक इक्वेशन दिया है कि 1 ओम एंड 10 पावर 6 ओम, ये पहला समीकरण है, मतलब ए नंबर का क्वेश्चन है।
इतना बस। अब बी नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1 ओम 10 पे पावर 3 ओम तथा 10 पे पावर 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो इसके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। देखो निष्कर्ष तो यहाँ पर ऑलरेडी निकाला हुआ है कि तुल्य प्रतिरोध 1 से कम होगा, तुल्य प्रतिरोध 1 से कम होगा दोनों का, लेकिन कैसे, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध कहने का मतलब है कि 1/R, अरे 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 1/R, एक सेकेंड मैं इसको सही कर देता हूँ, पहले जो भाषा वाला खेल है इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है, इसका जो 1/R इज इक्वल टू क्या होगा, 1/R इक्वल टू होता है कि 1/R1 1/R प्लस 1/R2। तो यहाँ पर हमारे पहला वाला इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, ए नंबर का जो दिया हुआ है, ए नंबर का जो है उसको हम लोग पहले यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ए नंबर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 प्रतिरोध दिया हुआ है, तो 2 प्रतिरोध दिया हुआ है तो 1 बाय क्या होगा R1, अब प्लस में आ जाएगा, प्लस में क्या होगा 1/R2, बस ऐसा ही आएगा ना। तो अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/R इज इक्वल किसके हो जाएगा, इज इक्वल ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1/R1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू है 1, R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास 1, तो हम लोग लिखेंगे 1/1 प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 1/R2 क्या है हमारे पास 10 पे पावर 6। अब देखो 10 पे पावर 6 है तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, जरा करके देखो। 10 पे पावर 6 कितना हो जाएगा, बेसिकली जितना पावर है ना उतना एक्स्ट्रा और जीरो लग जाएंगे, शायद ऐसा ही होगा, हाँ ऐसा ही होगा। तो 10 है तो उसके बाद 6 जीरो और लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक इतना। अब हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जैसे मैथमेटिक्स में जैसे सॉल्व करते हैं बस वैसे सॉल्व करना। एंड हमारा जो एलसीएम होगा वो निकल जाएगा 100। मैं आपको इसको इक्वेशन पहले कर लेता हूँ उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगा। हाँ, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन होगा जिसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक, अब दिख रहा है, नहीं थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ अब दिख रहा होगा शायद, हाँ चलो। तो देखो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो अब क्या होगा यहाँ पर जैसे इसमें जो है ना 1 जुड़ जाएगा, तो अब क्या होगा ऊपर वाला जो ज्यादा बेसी हो गया, ठीक है। अगर मान लो इक्वल होता ऊपर और नीचे वाला तो इसको हम जब डिवाइड करते तो 1 आता, ठीक है 1 आता, लेकिन जब ऊपर वाला ज्यादा है तो यानी 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 1 से क्या होगा, कम होगा। एंड जस्ट इसी तरीके से जब आप बी नंबर वाला इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे तो सेम चीज वहां पर भी आएगा, इस तरह से बढ़ जाएगा ऊपर वाला और नीचे वाला कम होगा। जिसमें क्या होगा, जिससे हमें यह पता चलेगा उसका जो प्रतिरोध होगा तुल्य प्रतिरोध वो 1 से कितना होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब इजिली मूव कर सकते हैं यानी बढ़ सकते हैं। तो आगे क्या है कि बिजली के एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है। बल्ब से प्रभावित विद्युत धारा तथा बल्ब का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बल्ब से प्रभावित विद्युत धारा हमें ज्ञात करना है और प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जब आप विद्युत शक्ति पढ़ रहे होंगे, तो क्या होता था W = VI, इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा होगा, या फिर P = VI या VA, इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी कि कुछ इस तरह का होगा, VA कुछ इस तरह का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो देखो ये पावर जो है ना इसका ऐसा ही मात्रक होता है वाट, तो ये वाट का संकेत दे दिया गया है। और यहाँ एम्पियर का, एम्पियर जो होता है ये होता है किसका, आई का ऐसा ही मात्रक, इसलिए वहां पर यानी कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है, इसलिए विद्युत धारा की जगह आई दे दिया गया है। ठीक है, सिमिलर है बट थोड़ा सा संकेत वगैरह चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या है, हमें दिया हुआ है W, हमें W पता है, हमें V पता है, हमें I निकालना है, विद्युत धारा भी निकालना है। ठीक है, प्रतिरोध भी निकालेंगे, पहले अभी हम विद्युत धारा निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये भारतीय भवन वाला भैया है ये खुद निकाल कर दे दिया है। तो हमारा जो I था वो कितना निकला है, 5/11 एम्पियर निकला है। ठीक है, तो अब एक फॉर्मूला आएगा ओम के नियम वाला। ओम का नियम वाला क्या था, V = IR, V = IR। तो R बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VI। ठीक है, तो VI, तो हम इसको जितना जितना हमारे पास वैल्यू है, V का वैल्यू जो है ऊपर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, I का वैल्यू अभी हम 5/11 हमारे पास निकला था, उसको यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे। एंड उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 484 ओम, यानी कि हमारा प्रतिरोध हो जाएगा 484 और हमारा जो विद्युत धारा है वो हो जाएगा कितना, 5/11 एम्पियर।
तो जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न थे, टोटल कितने थे लघु उत्तरीय प्रश्न, 32 यानी 32, सभी के सभी जो है सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आज आपको आज की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और भी जितने भी चैप्टर है हर एक चैप्टर का क्वेश्चन हम सॉल्व करके आएंगे। एंड इसका जो क्वेश्चन इसका जो आएगा क्या कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसका भी हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितने भी सॉल्यूशन आए आप उनको देख पाओ एंड आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे रैंक लेकर आ पाओ। ठीक है, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।